एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया में ही क्यों सेलर का ज्यादा डोमिनेंस है? हमारे यहाँ कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सेलर के पास भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। आप नहीं खरीदोगे, कोई और खरीद लेगा, और कोई नहीं खरीदेगा तो तीसरा कोई खरीद लेगा। तो समराइज करते हुए अगर देखे तो प्रोक्योरमेंट बोलो तो सिर्फ ये बाइंग स्टफ से रिलेटेड है कि मोर देन डैट है? एक परचेजर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द सेल्स चैनल। जो वेंडर अगर ज्यादा यानी उधारी में देगा तो उसकी इमेज अच्छी होती है। वी वांटेड टू इम्प्रूव द इंडस्ट्री एफिशिएंसी, जिसके ऊपर आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है। आप सिंपल टर्म में बता सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम प्रोक्योरमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशंस? ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन कंट्री का ग्रोथ डिटरमाइन करता है। ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो हर बिजनेस के लिए क्रिटिकल है, प्रोक्योरमेंट। हमारे साथ है डॉक्टर स्वर गट्टानी, को फाउंडर ऑफ क्रय, जो अपने एक्सपर्टीज से प्रोक्योरमेंट को सिंपल और इजी वे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे प्रोक्योरमेंट। हमने ये वर्ड हो तो सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती बिजनेस से रिलेटेड। तो इस बारे में बताने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट है डॉक्टर स्वर गट्टानी, ये हमें पूरा डिटेल्स में बताने वाले एग्जैक्ट प्रोक्योरमेंट होता क्या है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है और इसके यूजेस क्या है। तो वेलकम सर आज के हमारे एपिसोड में। थैंक यू सुजय। तो सर आप बता सकते हैं हमें एग्जैक्ट प्रोक्योरमेंट होता क्या है? प्रोक्योरमेंट मतलब अब मैं आपको यदि सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो बचपन से आपने ग्रोसरीज खरीदी होगी, सब्जी खरीदी होगी, कुछ सामान खरीदा होगा घर के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से। ये जो बाइंग प्रोसेस है, जब इसको हम इंडस्ट्रियल सिनेरियो में समझते हैं या बिजनेस के सिनेरियो में समझते हैं, मटेरियल मांगने वाले को से लेकर तो पूरा जो जर्नी है इश्यूएंस तक का, इस पूरी जर्नी को प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। तो आप इस फील्ड में एंटर कैसे हुए, बता सकते हैं थोड़ा? प्रोक्योरमेंट का ऐसा कोई कोर्स नहीं है। सो मैं खुद आई हैव बीन अ मार्केटिंग गाय ऑल अलोंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस गाय। I was very lucky to get an opportunity with Jubilant Life Sciences after my 3 postgraduates and मेरे बॉस बहुत अच्छे थे, दीपक शर्मा, जिन्होंने मुझे बहुत शिद्दत से सिखाया। तो मुझे ये समझ में आया कि कहानी टेबल की इस तरफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अपीलिंग है मुझे लगा मेरे लिए, और कंपेयर टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो कंपटीशन के साथ। तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट लिया, बहुत कुछ सीखा और फिर वहाँ से जर्नी शुरू की। तो समराइज करते हुए अगर देखे तो प्रोक्योरमेंट बोलो तो सिर्फ ये बाइंग स्टफ से रिलेटेड है कि मोर देन डैट है? Getting the right things at the right time with the right vendor at the right price with the right process, हम यदि ये सारे पैरामीटर्स जमा करें तो इसको प्रोक्योरमेंट बोलना चाहिए। आप बता सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन अपने डे टू डे लाइफ में प्रोक्योरमेंट कहाँ यूज करता है? हर कोई हर रोज खरीदता है। आप पैसा खर्चा कर रहे हो मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट वेयर इन यू कॉल्ड इट स्पेंड मैनेजमेंट। आप कोई चीज खरीदने का प्लान कर रहे हो मतलब यू आर प्लानिंग फॉर सम प्रोक्योरमेंट। आपको एक टीवी पसंद आ रहा है, आप उसका प्राइसेस ट्रैक कर रहे हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या अपने लोकल स्टोर से। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है जहाँ पे आप अपना प्रोक्योरमेंट प्लान कर रहे हो। आपको सब्जी खरीदनी है तो आप घर के लिए सब्जियां खरीदनी है तो आप सोचते हो कि क्या क्या लेना है, कितना लेना है, अगला कब लेने वाला, उसके पहले तक चलने के हिसाब से। फ्रिज में कितना स्टोरेज है, घर पे कितने लोग हैं, कौन कौन सी सब्जी कितनी खाएगा, भिंडी कितनी लगेगी, गोभी कितनी लगेगी, आलू कितने लगेंगे और प्याज कितने लगेंगे। इन सबको जब हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, इसको प्रोक्योरमेंट। जैसे आपकी कंपनी क्रय, ये प्रोक्योरमेंट से डील करती है, एग्जैक्ट ये किस तरीके से इंडस्ट्री को हेल्प करती है? क्रय एक प्रोक्योरमेंट टूल है, अकाउंटिंग टूल जो आपने सुना होगा टैली, उस तरीके से प्रोक्योरमेंट टूल है क्रय। क्रय में हम लोग एंड टू एंड पूरा जर्नी ट्रैक करते हैं कंपनीज के लिए, मटेरियल रिक्विजिशन से लेकर तो इश्यूएंस तक। उसमें स्टोर्स भी आता है, परचेज भी आता है, गेट भी आता है, फाइनेंस अकाउंट्स भी आता है। जैसा आपको इंटीग्रेट करना है उस तरीके से कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट्स रखने हैं वो रख सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स आपके इंटीग्रेट हो जाते हैं और ये बहुत जर्नी सीमलेस कर देता है। तो जितने क्लरिकल काम है आपके प्रोक्योरमेंट में कंपनी में, वो सारे क्रय पे हो जाते हैं। तो चीज़ें फास्ट होने लगती है, ईजी हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, एक साइंटिफिक तरीके का बेसिस मिल जाता है आपको हर चीज़ का,
और आज जो परचेज डिपार्टमेंट पर्सन डिपेंडेंट है वो सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है, सिस्टम ओरिएंटेड हो जाता है। तो आपका जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है, आप किसी 10th पास बच्चे को भी बिठा दोगे सिस्टम पे काम करने, वो काम कर लेगा। तो ये क्रय है। मैंने काफी आर्टिकल्स रीड किए थे, उसमें कहा गया था कि इन इंडिया द मार्केट इज अ सेलर डोमिनेंट, कि जो सेलर है उसके पास ज्यादा पावर होता है एज कम्पेयर टू बायर। हाँ। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया रीजन की बात करूंगा मैं। हाँ, तो इस चीज में प्रोक्योरमेंट कैसे हेल्प करता है? ये बात सही है कि सेलर डोमिनेंट मार्केट है। आपका यदि एप्पल के साथ गुस्सा हो गए, आपने पंगा कर लिया, आपने सैमसंग के साथ कर लिया और वन प्लस के साथ कर लिया, तो आपके पास शायद ही कोई फोन बचेगा खरीदने के लिए, ए कैटेगरी। एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू कि आप मर्सिडीज से उतर रहे हो और ओप्पो का फोन लेके उतरोगे। नॉट टू डीमीन दैट ब्रांड, बट देन हर ब्रांड के साथ में एक स्टैंडर्ड सेट होता है, हर तरीके का सेट होता है। और इंसिडेंटली हम जिस सिनेरियो में रहते हैं उसमें आपकी कमाई से ज्यादा आपका स्पेंडिंग डिफाइन करता है कि आपका क्लास क्या है, आपका लेवल क्या है। तो जब सेलर डोमिनेंस का मैं बोलता हूँ तो इट इज डेफिनेटली सेलर डोमिनेंट। और ट्रिक यहीं पर है कि आप इस मार्केट में अपने लिए क्या कैसे सही चीजें सही समय पे खरीद पाते हो जरूरत के हिसाब से, वो एक ट्रिक है। बट एज एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया में ही क्यों सेलर का ज्यादा डोमिनेंस है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ग्लोबली हर जगह है। हमारे यहाँ कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सेलर के पास भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। आप नहीं खरीदोगे कोई और खरीद लेगा, और कोई नहीं खरीदेगा तो तीसरा कोई खरीद लेगा। बाहर के कंट्रीज में बिकॉज द पॉपुलेशन इज लिमिटेड, देर आर मेनी टाइम्स कि जहाँ पे सेलर और बायर इक्वल पैरामीटर पे रहते हैं, सो बैलेंस ऑफ पावर इज वेरी प्रिटी मच इक्वल। इंडिया में ये कॉमन सिनेरियो है जहाँ पे एक बायर, उसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो जैसे सेलर डोमिनेंट मार्केट है, तो उसको बाद में एट द एंड बायर के पास वापस जाना ही पड़ता है, भले उसके पास कोई चॉइस रहे या ना रहे। इज इट ट्रू? डेफिनेटली ये प्योरली डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है। आप यदि डिपेंड करता है, आप वाइट गुड्स की बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल बेच रहे हैं। सो यदि आप एक रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, स्टील सप्लायर है, या रॉ मटेरियल में आप पॉलीमर सप्लायर है, तो आपके पास मार्केट लिमिटेड है। बट अगेन बायर के पास भी ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं कि उस क्वालिटी के हिसाब से, उनके पैरामीटर्स के हिसाब से। एक बहुत ही बैलेंस ऑफ पावर वाला इक्वेशन होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, ना भी पसंद करें। बट धंधा करना है तो धंधा इज ऑल अबाउट योर इमोशंस एंड योर ईगो। एज अ इंडियन मैं सवाल पूछूंगा आपको कि जो मार्केट है, इसमें हम एज अ इंडियन निगोशिएट किस लेवल पे करते हैं? यानी हम निगोशिएटिंग में काफी अच्छे हैं कि हम न्यूट्रल है, कि नहीं हम सेलर पे डोमिनेट होके बिक जाते हैं? सेलर डोमिनेंस ऐसा नहीं है, बट निगोशिएशन में प्रैक्टिकल चैलेंज हमारे यहाँ ये होता है बिकॉज देर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर एनी निगोशिएशन। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि आपको कोई चीज खरीदना है तो आप सीधा कॉल करके बोलते हो कि यार इसका रेट कम कर दो। लेकिन मैं आपको यदि यही बोल रहा हूँ कि ये टी शर्ट आपने यदि मुझे 500 रुपये कोट किया है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि रेट कम कर दो, तो आप अड़े रहो। बट अदर सिनेरियो में मैं यदि आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने जो टी शर्ट दी है वो 250 जीएसएम की है, सेम जीएसएम की पॉलिस्टर मेड ड्राई फिट टी शर्ट मेरे पास 340 रुपये की आ रही है, जिसका कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है और जिसकी वारंटी भी उतनी है। वारंटी तो खैर टी शर्ट में नहीं होती, बट कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है और उसका डिजाइन भी सेम है। तो शायद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि शायद इसको पता है थोड़ा सा टेक्निकल चीजें मेरे बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मैं थोड़ा बहुत क्या कर सकता हूँ समझ लेता हूँ। कभी भी बायर ये नहीं बोलता कि सामने वाला ना कमाए, बायर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको ऑप्टिमम प्राइस में, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ज्यादा मिलना इज स्टिल ओके। यदि आपको आधे रेट में चीजें मिल रही है तो डरने की बात है, या तो वो चीज नहीं मिलेगी, या चोरी की है, या मामला कुछ और ही चल रहा है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका ऑप्टिमम प्राइस क्या है। इंडियंस सिनेरियो में या अदरवाइज हम ये नहीं समझ पाते कि हमको निगोशिएट कैसे करना है। उस निगोशिएशन के तरीके पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपको क्या मिलेगा। इसीलिए शायद हम लोग इतने अनपॉपुलर है चाइना के मार्केट में, कि हम लोग सिर्फ प्राइस की बात करते हैं, हम कभी क्वालिटी नहीं पूछते उसके हिसाब से। जैसे मैंने आपको एज अ डे टू डे लाइफ के सिनेरियो के बेसिस में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा। अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में उनको क्या फेस करना पड़ता है सेलर डोमिनेंट मार्केट में? सेलर डोमिनेंट मार्केट, अगेन आई वुड से वी कैन नॉट टेक इट एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंडस्ट्री सेंट्रिक होता है, फील्ड सेंट्रिक होता है।
अब आप यदि एक परचेजर हो तो आपके बाइंग पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रोज की स्ट्रगल कहाँ है। 80-20 प्रिंसिपल हर जगह लगता है। 80% ऑफ टाइम्स 80% ऑफ द मटेरियल दैट अ कंपनी बाइज इज रॉ मटेरियल, 20% इज द इनडायरेक्ट, 80% रिमेन्स डायरेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम वाइज देखेंगे तो 80% प्रॉब्लम वो 20% खरीदने में होती है, पूरे क्लरिकल काम उसमें होते हैं, और 20% इज रॉ मटेरियल जो आपका हमेशा सॉर्टेड। तो मैं ये बोलूंगा कि जब आप इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हो और एक कंपनी की बात करते हो, उनको डे टू डे कोटेशन लेने से लेकर तो मटेरियल के लिए फॉलोअप करने से लेकर तो पेमेंट कब जाने वाला है ये बताने के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। और जैसे मार्केट डोमिनेंसी अगर सेलर का क्रिएट हो रहा है और बायर मजबूर है खरीदने के लिए, तो इस कंडीशन में ऐसा कितने परसेंट चांसेस रहते हैं कि एक कस्टमर को हाई रेट में यानी पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है? जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाएंगे, और बायर कभी मजबूर नहीं होता। देर इज ऑल्टरनेट फॉर एवरीथिंग ऑलवेज। आपको प्यास लगी है, आप पानी नहीं तो पेप्सी नहीं तो कोक पी लोगे, बट आप प्यास जरूर बुझाओगे अपनी। आपको टीवी यदि मोबाइल यदि ये दो लोग नहीं दे रहे तो आप तीसरी कंपनी का ले लोगे, लेकिन आपके यदि इकोसिस्टम में नहीं बैठ पा रहा है तो आप नहीं खरीदोगे। बायर कभी मजबूर नहीं होता, वो अल्टरनेट हमेशा ढूंढ लेता है। तो मैं अगेन वही बोलूंगा, बैलेंस ऑफ पावर एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड फॉर बिजनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेंटेनिंग अ ईगो। तो आप बता सकते हैं एक कंपनी अपने वेंडर के साथ अच्छा रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं जहाँ जॉब करता था जुबिलेंट में, वेंडर्स को ना पार्टनर्स इन प्रोग्रेस माना जाता था कि कोई भी कंपनी वेंडर के सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं कर सकती। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं प्रोक्योरमेंट में, एक बाइंग प्रोसेस में, जहाँ पे वेंडर का सपोर्ट लगता है। प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन सबमिशन से लेकर तो सही माल भेजने से लेकर तो सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, जो बहुत बार ज़रूरी होता है क्योंकि वेंडर को ज़्यादा पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट का क्या नया ऑल्टरनेटिव आया है और कैसे कॉस्ट एफिशिएंसी आ सकती है। सो मैंने भी देखा है कि प्रोक्योरमेंट में ना परचेजर्स वेंडर की मदद बहुत लेते हैं अपना एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए, और वही वेंडर यदि आपको सपोर्ट कर देता है तो आपको प्रोडक्ट भी सही मिलता है, आपको सही टाइम पे मिलता है, और प्राइस भी सही मिलता है। तो वेंडर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। और अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो जो वेंडर अगर ज्यादा यानी उधारी में देगा यानी का क्रेडिट टाइम पे देगा कि नहीं आप अभी प्रोडक्ट ले लीजिए पैसे बाद में पे कीजिए, तो उसकी इमेज अच्छी होती है। तो एक क्रेडिट एक बहुत बड़ा मिथ है इंडियन सिनेरियो में, और स्पेशली इंडियन सिनेरियो में, कि उधार दे दे। परचेजर्स के इंटरव्यू भी बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो बंदा ज़्यादा उधार दे रहा है, ला सकता है मार्केट से, उसको हायर करते हैं। बट क्रेडिट मैं इसलिए मिथ बोलता हूँ क्योंकि आप बहुत सिंपल है, आप कोई भी कंपनी के परचेजर से बात करिए, आप उसको बोलिए कि देखो यदि 2 महीने की या 1 महीने की उधारी लेनी है और उसके अगेंस्ट देखो इमीडिएट कैश पेमेंट करके खरीदना है, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? या किसी दुकानदार से पूछिए कि 1 महीने की उधारी का रेट क्या है और इमीडिएट परचेज का रेट, वो आपको 2 से 3% का ना आपको कैश डिस्काउंट देगा। वो 3% 1 महीने के लिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि 1% 1 महीने के लिए यदि 3% है तो साल का 36% होता है। वो 36% से क्या आप ग्रो कर रहे हो आपके बिजनेस में? द आंसर मैक्सिमम टाइम्स इज नो। So if you're not growing by that rate, what is the sense in getting a credit for the business? और इस क्रेडिट को यदि आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ रोटेट करते हो पैसे को, तो आप ओवर अ पीरियड ये समझेंगे कि आपके पैसे बचना चालू हो जाएंगे प्रोसेस में। हम उस स्कूल ऑफ थॉट से है जहाँ ये बोला जाता है कि 1 रुपया यदि परचेज में बच रहा है तो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट 2.5 रुपये आता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसके ऊपर टैक्सेस पे कर रहे हैं, आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल आपका ब्लॉक हो रहा है, आपका पैसा रोटेशन में रुक रहा है। तो एक, और हर आदमी खरीदता 10 चीजें है, बेचता एक चीज है। मतलब 10 चीजें उसकी प्रोक्योरमेंट में जब अलग अलग होती है, उसके हिसाब से उसकी एक चीज तैयार होती है जिसको वो मार्केट में डिलीवर कर सकता है। तो इसलिए क्रेडिट एक बहुत बड़ा मिथ है। अब जो सप्लायर ज्यादा क्रेडिट देता है, अल्टीमेटली वो कॉस्ट कहीं ना कहीं से कवर कर रहा होगा। किसी सप्लायर के लिए उसका जो मार्जिन है, इट इज इंक्लूडिंग ऑफ दैट क्रेडिट कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट जो आ गई उसमें, स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, मार्केटिंग कॉस्ट, एंड हिज प्रॉफिट एंड लॉजिस्टिक्स, और कुछ होगा तो फॉलोअप कॉस्ट। मैं ये बोल रहा हूँ, आप क्रेडिट यदि हटा देते हो सिस्टम में से
तो परचेजर के लिए, सेलर के लिए बहुत इजी है उसका मार्जिन डिटरमाइन करना। वो अपने मार्जिन को कभी कम नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आप बोलो पीओ के साथ पैसे दे रहा हूँ, बहुत बार आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा और आप उस वेंडर के कस्टमर लिस्ट में ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपको सर्विस भी बेटर मिलेगी। क्योंकि प्रोक्योरमेंट में डिफिकल्टी यही है कि हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम किससे खरीद रहे हैं, हमें ये भी देखना होता है कि क्या हमें मटेरियल लेने के बाद उस बंदे से सर्विस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट जीएसटी इनपुट जो हम ले रहे हैं वो इनपुट रिटर्न तो फाइल करेगा। वो यदि वो नहीं करता है तो आपके तो 18% स्ट्रेट अवे खत्म हो गए उस तरीके से। इसलिए क्रेडिट इज अ मिथ, और ये जो मिथ है कि क्रेडिट देने वाला सप्लायर सबसे अच्छा है, ये बहुत गलत मिथ है। मेडिकल इंडस्ट्री में जो होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब, मतलब डॉक्टर जो कहेगा वही प्रोडक्ट यूज होगा। इस कंडीशन में वेंडर्स का रोल कैसे प्ले होता है? बहुत बार हॉस्पिटल के सिनेरियोज में हमने देखा है कि डॉक्टर यदि कोई चीज अप्रूव करता है तो जो कंपनीज होती हैं, जो सेल्स वाले होते हैं, दे डू नॉट रिड्यूस द प्राइस। द रीजन इज वेरी सिंपल कि बिकॉज दे नो द प्रोडक्ट इज अप्रूव, उसका प्राइस कम करने का कोई रीजन नहीं होता है। बट हमने उस सिनेरियोज को भी हैंडल किया है बहुत इफेक्टिवली, जहाँ पे कंपटीशन और अगेन नेगोशिएशन में जब मैं बात करता हूँ तो बैलेंस ऑफ पावर की जो बात है, वहाँ पे उसका बैलेंस ऑफ पावर इक्वल करते हुए हमने उस सिचुएशन में भी बेटर प्राइस नेगोशिएट करके और एकदम ऑप्टिमम प्राइस करते हुए हमने वो प्रोडक्ट खरीदा है। और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा पैसे दे ही रहा था, पेशेंट तक भी पहुंचा है। दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस टिल आई बिलीव मी। लोगों को लगता है कि अगर चीजें अगर कम रेट में अगर प्रोवाइड हो रही है तो बट ऑब्वियस है इट्स क्वालिटी इज लो। इज इट ट्रू? नहीं, यू कैन नॉट से दैट। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप रेगुलर सब्जियां लेते हो और आप ऑर्गेनिक सब्जियां लेते हो। ऑर्गेनिक सब्जियां महंगी बिकती है क्योंकि उसका परसेप्शन ज्यादा है, बट लागत ऑर्गेनिक सब्जियों में कम होती है। सो टुमारो इफ यू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे पेस्टिसाइड्स खत्म हो जाए और हर चीज ऑर्गेनिक हो जाए तो चीजें अपने आप सस्ती हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक की लागत कम है। उस लागत के हिसाब से क्वालिटी और कॉस्ट, ये दोनों अलग अलग पैरामीटर्स है। कॉस्ट डिटरमाइन होती है मार्केट पैरामीटर्स से, नॉट ऑलवेज इट इज लाइक जीरो बेस्ड कॉस्टिंग की मटेरियल 100 में बना 105 में बिका, 110 में बिका। क्वालिटी डिटरमाइन होती है प्रोडक्ट की यूजफुलनेस से और लॉन्जेटिविटी से, कि अब यूजर को उस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन एरिया है वहां पे प्रोडक्ट कितना यूजफुल हो रहा है। मेरे लिए कोई चीज 50 रुपए की महंगी हो सकती है, आपके लिए वो 50 रुपए का पेन बहुत सस्ता हो सकता है, क्योंकि आपको उस 50 रुपए के पेन के साथ एग्जाम लिखनी होगी, मुझे उस 50 रुपए के पेन के साथ डेली रूटीन का काम करना हो। तो ये परसेप्शन का मैटर है। प्लस यदि वो 50 रुपए का पेन कहीं अवेलेबल नहीं है और सिर्फ एक पेन बचा है दुकान में और लेने वाले 20 है, तो 50 का पेन 200 में भी बिकता है, क्योंकि अगेन मार्केट बेस्ड डिमांड सप्लाई का। डिमांड सप्लाई। सो प्राइस इज नॉट अ क्वालिटी फैक्टर ऑलवेज। क्वालिटी का फर्क पड़ता है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट सप्लाई एंड डिमांड का भी गैप है। तो आपका कितना मटेरियल लगना है, क्या ले रहे हो, कितना ले रहे हो, कब ले रहे हो, किससे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, ये समझ के जब आप समझ बाइंग प्रोसेस रन करते हो अपने सिस्टम्स में, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए ऑप्टिमम प्राइस क्या है। एंड नेवर कंपेयर इट विद अदर पीपल। आपको ये चेयर 2000 में मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी मिलनी ही चाहिए। पता नहीं मैं कहाँ से खरीद रहा हूँ, आप नागपुर में बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कोई और चेन्नई में बैठा है, हर एक मार्केट के हिसाब से प्राइस वेरी होगी। पर ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक बिजनेस प्रॉपरली अपना जो सप्लाई है कोऑर्डिनेट कर सके, मतलब कॉस्ट कटिंग भी कर सके और क्वालिटी भी मेंटेन रख सके अपनी? नहीं नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगेन ये बहुत सेक्टर स्पेसिफिक है। हम इतना जनरलाइज बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप किसी सेक्टर के बारे में सोचेंगे तो यही गवर्नमेंट का भी प्लान है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान के बारे में, वन प्रोडक्ट के बारे में, और ऐसा ही बहुत सारे कंट्रीज में होता है। एग्जाम्पल चाइना, कि कोई रीजन में फर्नीचर बन रहा है तो उस रीजन से फर्नीचर इज वेरी ऑप्टिमाइज। लेकिन ऐसा जनरलाइज बोलना बहुत मुश्किल है। इंडिया में मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इवन। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स क्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात आर more, the GDP is more, the share in the GDP is more. Why? The simple reason is क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब्स है ये लोग। सेम चीज ईस्ट में आप यदि देखोगे तो इट इज मोर नेचुरल प्रोडक्ट बेस्ड। इस बैलेंस ऑफ इक्वेशन की वजह से, इम्बैलेंस ऑफ इक्वेशन रादर, इस इम्बैलेंस ऑफ इक्वेशन की वजह से
प्राइसिंग डिटरमाइन होती है, लॉजिस्टिक्स डिटरमाइन होता है, यूसेज कंज्यूमर पैटर्न डिसाइड होता है। अब क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज है तो यहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा है तो कंजम्पशन ज्यादा है, और वो सब एक साइकिल है। सेम चीज आप यदि नॉर्थ में जाओगे या नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो चीजों का फर्क है। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल ये है कि आपको पेट्रोल की प्राइसेस हर जगह अलग मिलेगी, गवर्नमेंट के टैक्सेस मोर और लेस सेम है, प्रोडक्ट मोर और लेस एक ही बार आ रहा है पूरे इंडिया में, एक ही रेट से खरीदा जाता है रॉ मटेरियल, बट प्राइसेस क्यों वेरी होती है? लॉजिस्टिक्स की वजह से। ये बहुत बड़ा फैक्टर। तो इसमें एक जनरलाइज फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते कि अगर सपोज एक ही कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल हर स्टेट में अलग अलग रेट है, लॉजिस्टिक्स पे वेरी कर रहा है, बट अगर सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आपने कहा, अगर ये अप्लाई हो गया तो पूरे स्टेट्स में सेम रेट में पेट्रोल्स अवेलेबल होंगे फिर? नहीं हो सकता। फिर उस केस में आप इमेजिन करिए 100 की चीज जब 150 में बिक रही है तो उन्होंने सारे मार्जिन उसमें कवर कर ली, लेकिन आपने को 100 की चीज यदि 105 में चाहिए तो उनकी सारे पैरामीटर्स नेक टू नेक कैलकुलेट होते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जहाँ पे एक एक पैसे का हिसाब होता है, एक एक पैसे के लिए निगोशिएशंस होते हैं। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में, एंड इंडिया इज एक्सट्रीमली कॉस्ट सेंसिटिव। आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10% से कम करो, आपका सेल 15% बढ़ सकता है। ये इंडिया में ही हो सकता है क्योंकि कंज्यूमर्स इतने जाता है, इसीलिए आप जनरलाइज नहीं कर सकते कोई चीज को। और यही एक साइंटिफिक तरीका है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग हमेशा बोलते हैं रादर, कि प्रोक्योरमेंट में ये साइंटिफिक तरीका समझ के खरीदने में बहुत फर्क पड़ जाता है। इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान इन अ वे विच गिव्स यू एफिशिएंसी इन योर सिस्टम। सो हर कंपनी का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अलग है, कल्चर अलग है, और बाइंग पैटर्न्स इसलिए वेरी होता है। सर, आप बताना चाहेंगे एक परचेसर का माइंडसेट किस तरीके से वर्क करना चाहिए, यानी उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजी या फिर प्लानिंग करनी चाहिए एक परचेसर को? एक परचेजर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द सेल्स चैनल। उससे क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस तरीके से प्लान करना है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और ये सोचना इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट ही इज ट्राइंग टू बाय। एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक कंपनी में हैं, आपको पेन की जरूरत है, तो आपको यदि 5 पेन लेना है ना, तो द इजिएस्ट थिंग, या 10 पेन लेना है ना, तो इजिएस्ट थिंग वुड बी कि अपने छोटू को बोलो, कि बबलू को बोलो, भाई तू 10 पेन ले आ, पैसे ले पकड़, 10 पेन ले आ, और अकाउंटेंट को बता दे 10 पेन लाया, उसके पैसे ले लो। आपको यदि 500 पेन लेने हैं ना, या 500 पेन लेने हैं, तो आप बोलोगे यार एक दुकान में जाना जो तेरे को पक्का बिल दे और उससे लेके आना पेन। आपको यदि 5,000 पेन चाहिए तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढोगे कि कौन है, थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, उससे निगोशिएट करने का एफर्ट डालेंगे उस पर, आप वो सब करोगे कितने कम हो सकते हैं क्या। आपको यदि 50,000 पेन चाहिए या 5 लाख पेन चाहिए तो आप बोलोगे यार मैन्युफैक्चरर कोई है क्या, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या रेट पे देगा। आप उस पर उतना एफर्ट डालो, और हमें अपना नाम कस्टमाइज करके दे पाता है क्या, ये कर पाता है क्या। लेकिन वही 50,000 पेन अगेन यदि आपको 12 महीने में लगने हैं, 1 साल में, तो आप बोलोगे वापस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाओ। तो मैं बोल रहा हूँ आइटम रिमेन सेम, एप्लीकेशन रिमेन सेम, यूसेज रिमेन सेम, यूजर रिमेन सेम, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन क्योंकि आपका बाइंग फ्रीक्वेंसी बदल रहा है तो आपकी परचेज स्ट्रैटेजी चेंज होगी। आप परचेजेस को प्लान करो और उस प्लान के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनो। आप सेल्स प्लान बनाते हो हमेशा, आप परचेज का प्लान क्यों नहीं बनाते? Why don't you calculate what is the number of vendors that are to be increased next year? How much is your purchase going to increase and how do you leverage that position? How do you plan your finances? क्योंकि परचेज के हिसाब से आप फाइनेंसेस प्लान करोगे। आपको यदि वेंडर डेवलप करना है तो आपको समझना जरूरी है कि आपसे क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली वेंडर डेवलप करके, कौन सी चीज के लिए। कोई चीज के लिए नंबर ऑफ वेंडर्स बढ़ा रहे हैं या कोई स्पेशल वेंडर डेवलप कराना चाह रहे हैं। अगेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। They develop their vendors, tier 1, tier 2, tier 3, और over a period they give you few, उनका इकोसिस्टम इंप्रूव होता है। तो परचेज यदि आप प्लान करोगे तो आप उसकी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। कौन सी चीज हमें कोटेशन पे खरीदनी है, कौन सी चीज हमें रेट कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन सी चीज हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जाके ले आना है, कौन सी चीज का स्टैंडर्ड पीओ दे के रखना है। ऑफिस में आपके
चाय, शक्कर और दूध। दूध रोज लगना है, चाय शक्कर महीने में एक बार लगनी है, और आपका कॉफी मशीन साल भर में एक बार लगी तो लगी, नहीं तो आपकी वही चली। प्लान करना पड़ेगा। आप हर चीज के लिए परचेज ऑर्डर नहीं दे सकते, आप हर चीज एट रैंडम नहीं खरीद सकते, लेकिन आपका एप्लीकेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई कंपनी यदि प्रीमिक्स बना रही है तो उनको अपनी चाय शक्कर भी खरीदने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं कर सकते जैसा आप एक सीए फर्म के साथ एक्सपेक्ट करोगे, या दूसरी कंपनी में जहाँ चाय एज अ प्रोडक्ट यूज हो रहा है रोज का। तो इसीलिए परचेज प्लानिंग, परचेज स्ट्रैटेजी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। और इसके लिए परचेजर को ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन कैसे सेल्स चैनल में चीजें बिकती है। हर चीज हर सेल्स चैनल में नहीं बिकती। जो मार्केट में दिख रहा है वो एक सेल्स चैनल है, ऑनलाइन एक सेल्स चैनल है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज B2B, B2C, D2C आजकल नया इवॉल्व हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है, और इसके बेसिस पे आपकी परचेज प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डिसाइड होती तो आपने भी जैसे बताया परचेस एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होता है, फ्रीक्वेंसी जैसे आपने पेन का है। एग्जांपल होना दिया। चाहिए। ओके ओके। हाँ, तो आपने पेन से एग्जांपल दिया था, कभी किसी को 1 लग रहा है, 10 लग रहा है, 100 लग रहा है, जैसे जैसे उसकी पेन की क्वांटिटी बढ़ रही है उसका कॉन्टेक्ट सोर्स अलग हो रहा है। पहले दुकान में जा रहा था, फिर वो कंपनी से कांटेक्ट कर रहा था। बट सर जैसे अगर कहा जाए कि कोई कोई चीजों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है और कोई कोई चीजों की एक्सपायरी डेट होती है, तो उस कंडीशन में प्लानिंग कैसे करेंगे? उस कंडीशन में आपको आपके यूसेज के हिसाब से प्लान करना है। बैच, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत अलग अलग पैरामीटर्स है जो हर प्रोडक्ट स्पेसिफिक वेरी करते हैं, और कुछ चीजों में वेरी नहीं भी करते। तो आपका यदि यूसेज, चाय पत्ती आप अगले 1 साल की नहीं खरीद के रख सकते, कितनी भी अच्छे ऑफर में आपको ऑनलाइन मिल रहे हो, आपको महीने 2 महीने की ही खरीदनी होगी। आज आपको दूध भले में 500 रुपये लीटर सस्ता मिलता रहे रिलायंस में, बट आप 10 दिन का दूध नहीं खरीद के रख सकते। ब्रेड की शेल्फ लाइफ कम है, 4 दिन के ऊपर नहीं चलेगी। तो आपको कितनी भी अच्छी ब्रेड मिलती रहे, आप नहीं खरीद सकते ज्यादा। तो वो स्टॉकिंग जो है, किचन से बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्टोर्स के बारे में, परचेस के बारे में। तो ये जो प्लानिंग है ये आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करती है। कभी क्वेश्चन करके देखना कि माँ आपने क्यों 10 किलो ही चावल खरीदे एक बार में, क्यों दाल ज्यादा खरीदी नहीं और चावल ज्यादा खरीदे। चावल का पुराने का वैल्यू है, खराब नहीं होते। और सेम दाल का प्रॉब्लम है, होता है कई बार, अलग अलग टाइप की दाल के लिए बोल रहा हूँ मैं, कीड़े लग जाते हैं। आलू ज्यादा खरीदते हो आप, बाकी सब्जियां कम खरीदते हो, क्योंकि आलू ज्यादा टिकते हैं, प्याज ज्यादा टिकते हैं। तो आप बाकी सब्जी यदि 1 किलो खरीद रहे हो तो आप आलू प्याज 4 किलो खरीदते हैं। दैट इज द स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो हर चीज में घुसती है। प्याज हर चीज की ग्रेवी में लगता है। तो यूसेज वेरी कर रहा है, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट वेरी करता है उस हिसाब से। एक सवाल था मेरा जो मुझे स्टार्टिंग में पूछ लेना चाहिए था, जैसे प्रोक्योरमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वर्ड है ये नया वर्ड है या पुराना वर्ड है? प्रोक्योरमेंट वर्ड नया है, बट ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी। तो पहले इसको मटेरियल मैनेजमेंट कहा जाता था, कमर्शियल मैनेजमेंट बोलते थे, फिर अलग अलग टर्मिनोलॉजी, परचेजर, बायर, परचेजिंग, ये सब बोलते थे। आज के डेट में जैसा जैसा सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, लोग इसको प्रोक्योरमेंट के नाम से जान रहे हैं। और दिस इज नथिंग बट इंश्योरिंग योर इनकमिंग सप्लाई चेन रिमेन्स इंटैक्ट। आप अगले 10-15 सालों में क्रय से क्या अचीव करना चाहते हैं? क्रय शुरू करने के पीछे हमारा बहुत सिंपल लॉजिक था। वी वांटेड टू इम्प्रूव द इंडस्ट्री एफिशिएंसी, जिसके ऊपर आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन इज समथिंग एवरीवन इज वरीड अबाउट। ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन कंट्री का ग्रोथ डिटरमाइन करता है। ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन करता है। द वे यू एंड मी लिव एंड कंज्यूम एंड अर्न एंड पे टैक्सेस एंड यूटिलाइज दैट मनी। हम क्रय से ये अचीव कर रहे हैं कि बायर सेलर, आपको नहीं पता नागपुर में कितनी इंडस्ट्रीज है, आपको नहीं पता आपके रीजन में कौन क्या बना रहा है। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके आपस में कम्युनिकेट करा के जो इनएफिशिएंसीज है सिस्टम की, वो एलिमिनेट करके एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। आपका बाइंग कॉस्ट कम होएगा, आपके सिस्टम्स इंप्रूव होंगे, आपकी परचेज इफेक्टिव हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, आप पैसे बचा पाओगे, तो आप एंड प्रोडक्ट अच्छा दोगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और कहीं ना कहीं उससे चीजें, ओवरऑल सप्लाई चेन जो है वो इंप्रूव होगा, इकोसिस्टम। बेचने वाले को तकलीफ नहीं होगी, खरीदने वाले को तकलीफ नहीं होगी। मतलब वो एक ही जगह पे पूरा ट्रैक कर पाएगा, उसका वेंडर, सब ट्रैकिंग चीजें। से ज्यादा चीजें अवेलेबल कराने की बात है। हम लोगों ने
प्राइसिंग और वही सब पैरामीटर्स भी उसी हिसाब से सोच के रखे हैं कि किसी को भी हम कॉस्ट सेंटर ना लगे। वी आर ऑलवेज अ प्रॉफिट सेंटर इन द फर्स्ट क्वार्टर, सरप्लस मतलब। तो एक प्लेटफॉर्म पे सबको चीजें इजी कराने का बहुत फायदा है, और वो उस फायदे का जब आप इनडायरेक्ट सिनेरियो चेक करते हो, so you end up saving, being more streamlined in your purchases. That is our target. सर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुझे बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई फैक्ट्री है जिसमें मैं कपड़े मैन्युफैक्चर करता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट उसको बनाने के लिए मुझे कॉटन लगेगा, तो इस कंडीशन में मैं क्रय को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ? आप जो भी परचेज कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू स्पेंड इन प्रोक्योरमेंट, तो प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। एनीथिंग दैट यू आर स्पेंडिंग, कॉटन बाइंग से लेकर तो कॉटन जिनिंग मशीनरी से लेकर तो कंज्यूमेबल्स जो लग रहे हैं आपको, ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, आप सब चीज़ का रिक्वायरमेंट क्रय से यू कैन सेंड इट टू वेंडर्स। बहुत इजी है उनके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज आके उसको कोट करना। आपके पास ऑटोमेटिक कंपैरेटिव से आप निगोशिएट करके ऑक्शन रन करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सिस्टम में आपके पास डेटा है, सबके पास डेटा है। आपका जूनियर चेंज होता है, एम्प्लॉय चेंज होता है, उसको पिछला डेटा दिखता है, वो अगले का सोच सकता है। एम्प्लॉय यदि फ्री माइंड से काम कर पा रहा है, उसके लिए इससे अच्छा सिनेरियो नहीं है। वो बोलता है यू नेवर चेंज कंपनीज, यू ओनली चेंज बॉसेस, एंड बॉसेस का बिहेवियर वेरी करता है कंपनी के सिस्टम्स पे। मैं बोल रहा हूँ सिस्टम इतना इफेक्टिव कर दो कि हर एक की काम करने की एफिशिएंसी है। इंसान है, इंसान ने दिमाग लगाना चाहिए। क्लर्क जैसे काम करके कोई फायदा नहीं। कंप्यूटर है हमारे पास क्लर्क बनने के लिए, हम उसको यूज कर सकते हैं। हम वही करना चाह रहे हैं क्रैश। आप सिंपल टर्म में बता सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम प्रोक्योरमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशंस उसका? डे टू डे लाइफ में आपको एक यदि सजेशन दूंगा कि आप, जैसे मैंने बोला कि परचेजर्स से अपना प्रोक्योरमेंट प्लान करना चाहिए। आपको यदि आपके घर के लिए टीवी लेना है, तो ये मत करो कि टीवी लेने का बंद किया और इमीडिएटली ले लिया। आप ये करो कि आपको यदि 55 इंच का टीवी लेना है, तो आप उसका प्राइसिंग देखो, मॉडल शॉर्टलिस्ट करो, समझो कौन से मॉडल में क्या यूसेज, क्या फीचर्स है। फिर उसकी प्राइसेस ट्रैक करो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। दुकान में ट्रैक करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रैक करो, दूसरे और कहीं आपका दोस्त रहता है उनसे पूछो, और समझो कि उसकी प्राइस कहाँ पे कैसी मिल रही है, और फिर आपको कौन से चैनल से लेना सही पड़ेगा ये आप डिसाइड करो। वो डिसीजन के बाद फिर आप खरीदो। आप प्लान करो फेस्टिव, हर 2 महीने में इंडिया ऐसा कंट्री है कि अपने साल भर त्योहार चलते हैं। हर 2 महीने में हर एक का सेल आता है, तो सेल में खरीद लो। आपको बहुत फर्क समझ में आएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि कितना फायदा होगा। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपने काफी Same here. इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। बट सर, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात जानना चाहेंगे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये प्रोक्योरमेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी यूज है, बट ये वर्ड नया है। हाँ। तो कल जाके अगर कोई करियर अगर इसमें बनाना चाहते हैं, तो आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे, वो कैसे बना पाएंगे? लकीली आज के डेट में प्रोक्योरमेंट को लेके अवेयरनेस बढ़ रहा है। ये टॉपिक ग्लोबली बहुत इम्प्रूव हो गया है। इसके ऊपर हमारे पास एआई है, इंटरनेट है, तो डेटा भी बहुत अवेलेबल है। डेटा के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज भी है, लेकिन बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आप पहले सेल्स चैनल समझे। आपने यदि सेल्स या मार्केटिंग भी पढ़ा है, तो यू कैन बी अ गुड परचेजर। आपको ये समझना होता है कहानी अदर साइड कैसी चल रही है, और जब आप ये सोचते हो तो आपको सेल्स में भी बहुत हेल्प होता है। अब इसके जो कोर्सेज हैं, दे टीच यू समथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, बट देर दैट इज वेरी जनरलाइज्ड। अभी स्पेशलाइज कोर्सेज कुछ कुछ लोग करते हैं, बट अगेन यू ऑलवेज स्टार्ट एज अ जूनियर। और आप जब जूनियर से चालू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे कान और आंख खुले रखने से समझ में आता है कहानी किस तरफ मुड़ रही है और हमें क्या करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने की। ये बहुत बड़ा फैक्टर। उस तरीके से आई थिंक जिनको करियर बनाना है इसमें, वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं।